इस वक्त मैं जलालगढ़ किला के परिसर में मौजूद हूँ। ये वही किला है जो धरोहर के तौर पर देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये किला कम से कम 400 साल पहले का बना हुआ है, लेकिन जलालुद्दीन खान जिन्होंने 1722 में इस किला को निर्माण करवाया था। लेकिन सवाल यह है कि किले पर ध्यान नहीं देने की वजह क्या हो सकती है, जबकि बिहार सरकार नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि कायाकल्प किया जाएगा, तो कब किया जाएगा। किले की परिस्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से बदहाल परिस्थिति में ये है। और जहां की बताया जा रहा है 3 से 4 हजार सैनिकों को रखा जाता था और कोसी नदी पास में है। नदी की बात सामने आएगी, वो तमाम चीजों को मैं बताऊंगी। और सीधे कैमरा अंदर लेकर चलते हैं गेट के अंदर। और ये जो है ये प्रवेश द्वार बताया जा रहा है। ये प्रवेश द्वार है। बताया जा रहा है कि 13 से 14 फीट की चौड़ाई में ये गेट था। और अभी आप सिर्फ ईंट देखेंगे, टूटे हुए ईंट है और कुछ नहीं है। सुरंग आप देखेंगे, उस सुरंग को मैं ले जाऊंगी जहां पर लोग अब नशा पत्ती का काम करते हैं। और बिहार सरकार बार बार दावे करती है कि बिहार में शराबबंदी हो गई है, लेकिन शराबबंदी की जो असलियत है वो हर जगह देखने को मिलती है। न्यूज़विन की टीम लगातार इन चीजों पर भी काम करती है, लेकिन यहाँ भी शराब को लेकर के दारू गुटखे तमाम चीजें लोग खाते किले के अंदर बैठकर। वो सारी चीजों को आपको दिखाऊंगी। जरा ये सब कैमरे को पैन करके आप दिखाएं, पूरे दीवार दिखाएं कि किस तरह से दीवार जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। पर किले को लेकर रिपोर्टिंग भी सही तरीके से नहीं की गई है ताकि आप तक ये तमाम चीजें पहुंचे, इसकी सच्चाई आप तक पहुंच सके। तो कैमरा पैन करवाऊंगी और मैं दिखाऊंगी। देखिए कैमरा जरा उधर फोकस कीजिए। ये दीवार देखिए, इस बदहाल परिस्थिति में दीवारें बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं इस परिस्थिति में है, लेकिन देखने के लिए कोई नहीं है। किला में मौजूद हूँ, वो परिसर में मौजूद हूँ। आपको चारों तरफ से बाउंड्री एक बार दिखाऊंगी। एक बार कैमरा पैन करिए, बाउंड्री आप दिखाइए। बताया जा रहा है कि कम से कम ये 7 से 8 एकड़ जमीन पर यह बाउंड्री दी गई है। और इस बाउंड्री की जो खस्ता हाल है वो आपके नजर के सामने है। कैमरा पैन करके मैं आपको इसलिए बाउंड्री दिखाऊंगी ताकि लोगों को पता चले कि ऐतिहासिक धरोहर के साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा है, क्यों इस पर पुरातत्व विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर यह कह सकते हैं सरकार ध्यान नहीं दे पा रही। तो ये बाउंड्री एक बार पैन कर दिखाइए। एक बार मैं आपको पूरी तरीके से बाउंड्री दिखाऊंगी, आप दिखाइए। ये 7 से 10 एकड़ की जमीन है जहां पर ये बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर ओवैस साहब मौजूद हैं, मंजूर साहब मौजूद हैं, पूर्व मुखिया भी हैं। उनसे भी मैं बात करूंगी और उनसे जानने की भी कोशिश करूंगी। और गार्ड भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी मैं बात करूंगी। पूरी तरीके से मैं ये पूरी कहानी जानने की कोशिश करूंगी और सरकार को ध्यान आकर्षित जरूर करूंगी। और बिहार वासी या फिर यूं कहे कि सीमांचल वासियों को अपने धरोहर को बचाने के लिए जरूर आंदोलन करना चाहिए, जो आंदोलन नहीं कर पाते। आखिर क्या वजह हो सकती है? मंजूर अहमद साहब से मैं पूछूंगी कि आप आसपास के रहने वाले हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया, आपने कभी देखा, और देखा तो आपने किसी तरह से कभी एक्शन लिया, कभी संज्ञान में किसी को दिया? सर क्या सबसे पहला यही सवाल होगा आपसे सर कि कभी आपने संज्ञान में लिया सर इसे? जी हाँ, 2009 में लगभग जब मैं प्रमुख था ब्लॉक जलालगढ़ में, तो उस समय हमने इस पर अपना फोकस किया था। मैं घूमने भी आया था और साथ में एक आदमी हमारे बुजुर्ग हैं नाथो यादव, उनको भी लेकर आया था। चूँकि हमारा काम तो सामाजिक काम भी है, और साथ ही वो उनको मैंने पूरी तरह से ऑथराइज किया था या कहा था कि आप इस पर फोकस डालिए, सरकार की निगाह पड़े, ताकि इसका जीर्णोद्धार या ऐसा कुछ व्यवस्था कर जाए कि ये जलालगढ़ में जो है ये एक फिर से नया बन जाए। और यहाँ लोग जो है कि दार्शनिक या जो भी कहिए स्थल, उसमें घूमने के लिए या बन जाएगा तो आएंगे लोग। तो ये विजिट प्लेस के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर बेरोजगारी दर ज़्यादा है या फिर लोग एजुकेटेड नहीं है, इससे रोजगार भी मिल सकता है। अगर यहाँ पर विजिटर्स आएंगे, सभी इनकम का सोर्स बनेगा, तो इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब यहाँ लोग इकट्ठा होंगे तो रोज़गार तो बढ़ेगा ही। बहुत सी चीज़ है, जैसे गार्ड है, एम्प्लॉय है, दुकान या कुछ और भी व्यवस्था लोग जो ज़रूरत के हिसाब से करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा। और इस इलाके में हमको लगता है कि सर्कमस्टेंसेस जो है, इकोनॉमी वो भी डेवलप कर सकता है, हाँ वो भी बढ़ सकता है। इसकी कहानी मैं जानना चाहूँगी। 400 साल पुराना ये किला है, क्या इसकी कहानी है? देखिए, इसका तो कोई किताब अभी तक नहीं छपा है, लेकिन हम लोग अखबार के माध्यम से ये पढ़े हैं कि खगड़ा किशन के जो सबसे पहले राजा थे सैयद जलालुद्दीन खां, उन्होंने इसको बनवाया था। और ख़ास कारण ये था कि इस इलाके में जो चूँकि नेपाल और ये बॉर्डर था, अभी नेपाल बहुत दूर चला गया है, लेकिन पहले ये बॉर्डर था, और वहाँ के व्यापारी
या यहाँ के व्यापारी जो भी व्यापार करने जाते थे, सामान लेकर आते थे, तो ये चूँकि बगल में कोसी एक नदी है जो पड़वान से महानंदा से मिली हुई है, उसके रास्ते यहाँ पर जहाज वगैरह ये सब चीज़ आता था, पानी का शिप, और व्यापारी भी आते थे। तो उनके साथ कुछ गलत हो जाता था, लूटपाट हो जाता था। उसको बचाने के लिए ये जलालुद्दीन खान ने एक व्यवस्था किया और किला के रूप में इसको डेवलप किया। अलग बात है, कभी कभी यहाँ पर सिपाही लोग भी रहते थे, लेकिन ख़ास तौर से ये व्यापारियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया, और जो अभी खंडर के रूप में यहाँ मौजूद है। तो क्या ये खंडहर तब में तब्दील हो गया, तो क्या इसका कायाकल्प होना चाहिए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री के श्री नीतीश कुमार जी के जब नज़र में ये बात गई, उनको जब चारों तरफ से कुछ न्यूज़ गया, तो 2012 में आए थे बेगमपुर में जब आए तो उन्होंने कहा कि चलो किला देखते हैं। किला देखे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, इस इलाके में इसको फिर से एक रिवाइवल करके एक स्थल पार्क के रूप में, चाहे किसी रूप में डेवलप किया जाएगा। क्योंकि पूर्णिया जिला और अररिया जिला और ये जो किशनगंज वगैरह है, इस इलाके से ऐसा कोई है नहीं पुराना पुरातत्व जैसे किला। इसको नॉर्थ के रूप में, नॉर्थ जिला जो 2-4 सीमांचल में उसको डेवलप किया जाएगा, और ये खास चीज़ होगा, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। ये सपना कब पूरा होगा? 12 साल बीत गए। लगता है कि इस पर तो चल ही रहा है, नाथो यादव हमारे काम ही कर रहे हैं। हर दिन कलेक्टर, सीओ साहब और प्रशासन के लोगों से मिलते हैं। वो कहते यादव जी तो न जाने कितने साल से इसमें लगे हुए, इसके बावजूद भी सक्सेस नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन के पास तो कुछ अभी हमको मालूम है, कुछ फाइल वगैरह है, इसमें केस में कुछ डिस्प्यूट भी था, उसको दूर किया गया है। और लगता है कि अभी फिर से मुख्यमंत्री इसी दिसंबर में यहाँ आने वाले हैं। जो सुने हैं, एग्जैक्ट प्रोग्राम ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि आने वाले हैं। अगर वो आएंगे तो हम लोग एक मेमोरेंडम देकर उनको फिर से इस किला पर लाएंगे और कहेंगे इसका जीर्णोद्धार कीजिए, किया जाए। कि आखिर सीमांचल वासी के पास इतना बड़ा धरोहर है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, सरकार की उदासीनता इसको माना जाएगा। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो व्यापार होता था, व्यापार एक बहुत बड़ी चीज़ है, कम्युनिकेशन भी चाहिए उसके लिए, सुरक्षा भी चाहिए उसके लिए। और व्यापार अगर नहीं होगा तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना या उपलब्धता में दिक्कतें आएंगी, जिसको सुरक्षा देने के लिए सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन साहब ने, जिनके नाम पर जलालगढ़ नाम पड़ा, ये किला बनवाया और यहाँ आबादी उसी वक्त बसी, और जिसके चलते इसका इलाके का नाम ही जलालगढ़ है। ये बॉर्डर एरिया था, नदी के किनारे का यह किला है। अभी नदी भाग गई है, ये अलग बात है। कोसी, पनान नदी, महानंदा, ये सब आके यहाँ से टच करती थी। व्यापारी होकर के आते आते यहाँ ठहरते थे। यहाँ जलालुद्दीन साहब का सुरक्षा गार्ड रहता था, वक्त बेवक्त सेना भी आकर रहती थी यहाँ, जिसके लिए सरकार को बार बार कहा जा रहा है, लेकिन अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार की उदासीनता इसी से जाहिर होती है, या प्रशासन की उदासीनता इससे जाहिर होती है कि आपको जलालगढ़ किले तक आने का सड़क नहीं मिला। अभी आप जो किले तक पहुँचे हैं, कोई सड़क नहीं है, कोई सड़क नहीं है। आप इसी से समझ सकते हैं कि इस किला के प्रति, जो कि एक धरोहर है और एक बहुत बड़ी चीज़ है इतिहास के पन्ने का, और इससे सीख लेने का है कि उस जमाने के जो राजा महाराजा थे, वो एक एक आदमी की सुरक्षा का ख्याल रखते थे। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और इसको याद दिलाने के लिए इस धरोहर का सुरक्षा करना, इसको डेवलप करना, ताकि अपने इतिहास को लोग जाने कि हमारे राजा महाराजा हमारे लिए क्या करते थे। और सरकार को भी इससे सीख लेना होगा कि पहले के राजा महाराजा अपने व्यापारियों के लिए, जनता के लिए किस ढंग से काम करते थे। इसके लिए लोग संघर्षशील हैं। एक गार्ड है यहाँ बोलते आपको लिए चलते। ओवैस साहब, सवाल ये भी कि आखिर कायाकल्प कब होना है? 12 साल बीत जाने के बावजूद सरकार अब तक सो क्यों रही है? देखिए, अफसोस की बात ये है, जैसा अभी प्रमुख साहब ने कहा कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आया और देख करके गए, उसके बावजूद भी इसको महत्ता नहीं दी जा रही है। ये अफसोस का विषय है। ये जगह एक धरोहर के रूप में है, एक शानदार
इतिहास है इस जगह का 1722 के बाद से, जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अपनाया गया। और आज यहाँ नशेड़ी लोग यहाँ आते हैं, नशा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने नशा पर पूरी तरह पाबंदी लगा दिया है, लेकिन आज वह आए और देखें कि यहाँ किस तरह से नशा हो रहा है। और नशेड़ी लोग का ये अड़हत बन गया है। ये जो धरोहर है, जो इतिहास का एक बहुत सुनहरा स्वर्णिम अक्षर पे इसको लिखा जाना चाहिए कि मामूली बात नहीं है। उस जमाने में 1722 में के राजा को भी अपनी जनता के सुरक्षा का पूरा ध्यान था, जबकि लोगों का कहना था कि राजा महाराजा तानाशाह होता था, जनता का भलाई वो नहीं चाहता था। लेकिन ये किला इस बात का सबूत है कि उस जमाने के जो राजा थे सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन खां, उन्हें अपने एक एक रियाया का दुख दर्द पता था और उसका ख्याल था। उन तक सामान पहुंचाने वाले व्यापारियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया था, जिसका सबूत ये किला है। ये किला है। चलिए मैं अंदर आपको लिए चलती हूँ, टॉर्च जलाना होगा मुझे। आइए अंदर आपको लिए चलती हूँ। अब देखें किले की हालत क्या है। बताया जा रहा था कि उस वक्त 1722 में जब यह किला बना था, उस वक्त यहाँ पर 4 गुंबद टाइप से बना हुआ था, ताकि ये जो गुंबदें हैं ये गुंबद नुमा बना हुआ था, लेकिन अब पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है चारों तरफ। हाँ, पहले मैं अंदर जाकर देखती हूँ। ये देखिए, उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ शराब, बॉटल, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जहाँ पे शराब है, बॉटल है, गुटखा है, खैनी है, जो भी चीज़ें नशा के लिए हैं वो सारी चीज़ें। ये बिहार सरकार का जो है सपना को साकार ये किला कर रहा है। ये देखिए, आक्रमण से बचाने के लिए लोग पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन इस किला की बदहाली जो है वाकई ही बहुत ही नाजुक है। ये देखें चारों तरफ दीवारें देखें कैसे दरक गई हैं पूरी तरीके से। ये देखें, इस पर कोई ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर पूरी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। चारों तरफ जंगल देखें, चारों तरफ जंगल लगा हुआ है, कहीं भी कुछ आपको नहीं नजर आएगा। सिर्फ खंडहर में ये किला जो है वो तब्दील हो चुका है। अब आपको ऊपर लिए चलते हैं ताकि आपको दिखाएं कि 7 से 10 एकड़ का ये किला जो बना हुआ जो परिसर में है वो कैसा दिखता है और कैसा पहले दिखता था। उससे आप कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से ये पूरी तरीके से ढह चुका है। आइए अब मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाती हूँ। और अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा इस किला को देखने के बाद लग रहा है कि मायावती का जो बिल्डिंग बनी हुई है, सुरक्षाकर्मी जिस तरह से चारों कोने पे मौजूद रहते हैं, उसी हिसाब से ये किला भी तैयार किया गया होगा उस ज़माने में। यानी 400 साल पहले किला तैयार किया गया था। और फायरिंग के लिए देखें, ये देखें मायावती का घर आप देखेंगे और यह किला देखेंगे, आपको मिलता जुलता सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। ये देखें, ये फायरिंग के लिए है। जब व्यापारी आते थे, ये देखें उनकी सुरक्षा के लिए इस किला को तैयार किया गया था। कैमरा घुमाएं, पैन करके जरा दिखाएं, दिया गया था ताकि यहाँ से फायर किया जाए। ये यानी जिस तरीके से आक्रमण करता था इस पर, उसको ध्यान में रखते हुए इस किला को तैयार किया गया था। कब? 1722 में। 400 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज ये किला बदहाल है। इस किले पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन सरकार दावे ज़रूर करती है। दावों में कितना दम होता है ये सभी को पता है, आमजन को पता है। ये देखें, इधर आइए, होगा थोड़ा उदास अंदाजा लगा सकते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, कुछ आंकड़ा है आपके पास? नहीं, सरकार की निगाह अगर पूरी तरह से पड़ गई तो 10 साल कुछ नहीं है, 10 महीना काफी है। नहीं, सरकार के गजट में तो होगा ही। किला ये 1-2 दिन का पहले बना हुआ नहीं है, ये तो 400 साल पुराना किला है। नहीं, गजट है तभी ना हम लोग पढ़ते हैं जी। गजट है तभी हम लोग पढ़ते हैं, अखबार मीडिया न्यूज़ में आता है। आप हम लोग सब लोग जो आए हैं आज इसीलिए आए हैं ना, हम लोग गजट में पढ़ते हैं। ये धरोहर है खासतौर से पूर्णिया जिला का। और आपसे बहुत आशा है कि आपका जो चैनल है न्यूज़ विन, आप इनसे दूर से यहाँ आके इसको यहाँ क्या कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके माध्यम से अगर नज़र जाती है सरकार की और इसका जन्मदार हुआ तो हम लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो चलिए, आपको मैं किला इसलिए दिखाने के लिए लेकर आई क्योंकि आपको पता चले कि आपके पास एक धरोहर है जिसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं। और कोई अंसारी, मार्शल अंसारी। मार्शल नाम आपने क्यों रखा?
गार्जियन रखे हैं, उसका नाम और क्या। जी, क्या करते हैं आप? अभी हम तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, यूथ के प्रेसिडेंट हैं, किस पार्टी से? कांग्रेस। जी, यूथ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, खासकर कांग्रेस यहाँ के लिए, बिहार के लिए? देखिए बिहार के लिए यहाँ की जो माननीय विधायक आफाक आलम साहब है, जो पूर्व मंत्री भी हैं रहे हैं, और बात आई कि विधायक जी ने क्या किया इस किले के लिए। जब 2012 में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उसके बाद विधानसभा में ध्यान आकर्षण क्वेश्चन जो होता है उसमें सवाल भी किया गया था, तो उसका जवाब तो आया कि इस पे सरकार काम कर रही है। तो विधायक जी भी काम किए हैं, और हम लोग युवा के लिए जो रोजगार का मुद्दा है, हमेशा विधायक जी को या आपको सरकार को लेटर लिखते रहते हैं कि यहाँ पे जैसे इसको पर्यटन स्थल बनाया जाए जिससे रोजगार बढ़ेगा, या फिर यहाँ पे एक कॉलेज बना दिया जाए, डिग्री कॉलेज की आवश्यकता भी है जलालगढ़ में, तो उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, दुकान होगा, बच्चे एजुकेशन बढ़ेगा, सब कुछ होगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही सब मुद्दा हम लोगों का है। अच्छा, आप यूथ लीडर हैं, आपसे एक सवाल होगा कि आपने कभी देखा है कि 5 साल के बाद चुनाव होता है और ऐसा हो कि आपकी सरकार ने कोई काम ना की हो, कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ होगा, पुल या नदी जो भी चीज़ें हैं, या कोई बिल्डिंग नहीं बनी हो, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर काम नहीं किया गया हो और सरकार फेल्योर है, 5 साल के बाद वो सरकार फिर से, मतलब नीतीश कुमार हो, कोई विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, चुनाव नहीं लड़ सकता? आपने कभी ऐसा देखा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। जब आपने ये नहीं देखा तो आपने क्यों ये अंदाजा लगाया कि नहीं आने वाले वक्त में यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, जीर्णोद्धार होगा, कायाकल्प होगा? कब तक आप अंदाजा लगाते रहेंगे? और जनता की सबसे बड़ी गलती और भूल मैं यही कहूंगी कि आप जब समय पर चुनाव करवा सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, पीछे चले जाए, 20 साल पीछे चले जाएं, आप समय पर सिर्फ चुनाव होते हुए लोग देखते होंगे, लेकिन समय पर कोई भी समाधान नहीं हुआ। यह सवाल जरूरी है और लोग कहते हैं कि नहीं हो जाएगा। कब होगा? जब आप चुनाव वक्त पर लड़ रहे हैं तो काम क्यों नहीं वक्त पे होता आपसे? देखिए, ये तो सरकार अभी माननीय नीतीश कुमार ही बताएंगे, क्योंकि लगभग 20 साल से वो हैं, और इसका 2012 में जब आए तो वो बहुत आश्वासन दिए थे, आश्वासन बहुत दिए थे कि इनका कायाकल्प होगा। अच्छा, आश्वासन के हिसाब से मुझे 1 पॉइंट बताएं कि नीतीश कुमार ने क्या कर दिया? किले के हिसाब से देखा जाए तो कुछ नहीं किया आपको जी, यहाँ जी कुछ नहीं किया है। शर्म की बात मैं बार बार दोहराऊंगी कि यहाँ का गार्ड है जिसको समय पर सैलरी तक नहीं आ पा रही है, वो क्या इसका कायाकल्प हो पाएगा? जरा सोचें। ये हर किसी को शर्म आनी चाहिए कि जिसका परिवार इसी पैसे से चलने वाला है और बच्चे 3 हैं, उसको खाने का, उसको पहनने का, कपड़े का, स्कूल कॉलेज जाने के सारी चीजें, सारा खर्च होता है। क्या मुख्यमंत्री या कोई सांसद या कोई विधायक या कोई मंत्री ये बता दे कि 6 महीने की सैलरी हमारे पास नहीं और हम भूखे नंगे यहाँ पर बैठे हुए? कोई मंत्री या सांसद नहीं करेगा, लेकिन आम जनता जो है उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और गरीब के तबके पे कह सकते हैं, गरीब के लिए कोई सरकार नहीं, कानून ज़रूर सख्त है। अगर ये इंसान गरीबी की वजह से किसी की साइकिल चोरी कर ले तो 10 साल इसको जेल में सड़ा दिया जाए, क्योंकि ये गरीब है। पहला सवाल आपसे होगा सर, उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब तक कायाकल्प हो जाएगा? सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे? देखिए, ये उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। 2014 के बाद उम्मीद की दुनिया पर ही लोग जी रहे हैं, और गठबंधन की सरकारें जब से बनी है तब से सिर्फ उम्मीद, आशा, इस पर ही आपको ओस चटाकर जिंदा रखा जाता है। अब इससे ही अंदाजा आप लगा सकती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस किला में आए, ये ऐतिहासिक धरोहर है, देख करके गए और बोल के गए कि इसका जीर्णोद्धार होगा, विकास इसका किया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, मैं मधुबनी ग्राउंड रिपोर्ट पर गई थी लोकसभा चुनाव के वक्त। वहां पर बुनकरों की आबादी 10,000 है, 10,000 बुनकर है, जिसकी कहानी मैंने दिखाई और लोगों को दिखाया कि आप देखें कि बुनकर की आबादी 10,000 है। वो बुनकर कहेंगे कि पान बेचने का काम करते, 3 रुपये 2 रुपये में पान बिक रहा वहां पर। तो नीतीश कुमार उस जगह पे गए थे जहां पर मैं पहुंची थी, और सेकेंड टाइम ऐसा होगा कि मैं दूसरी बार यहाँ भी पहुंच गई कि यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं। लेकिन आप धरोहर के पास पहुंचने से, वादा कर लेने से, क्या वादा पूरा करने की कोई कुव्वत नहीं है आपके पास? आप सरकार में है तो देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मधुबनी के बुनकर के बारे में। जो कपड़ा मधुबनी आर्ट, मशहूर आर्ट था, वर्ल्ड लेवल का आर्ट था, और उसके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूँगा, भागलपुरी सिल्क मशहूर था, लेकिन सरकार की उदासीन नीति के चलते या कहिए कि बाइस्ट राजनीति के चलते मधुबनी आर्ट को बर्बाद कर दिया गया, और भागलपुर के बुनकरों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके कारोबारों को भी चौपट किया जा रहा है।
जबकि सिल्क जो था भागलपुर का वर्ल्ड फेम सिल्क था, आज वो जीरो पर चला गया है। असल दुर्भाग्य की बात ये है कि जनता भी इस ढंग से सोच रही है, हो जाएगा, होना है, इस बारे में विचार नहीं कर रही है। वोट की राजनीति में सिर्फ हवाबाजी के सहारे जात पात का नारा जब से चला है और पैसे का व्यवहार राजनीति में जब से आया है, विकास ठप पड़ गया है। इस इलाके में जहां हम आप खड़े हुए हैं इस वक्त, इस इलाके में एक बड़ा आफत आने वाला है। क्या? एक बड़ा समस्या आने वाला है बांध का। अच्छा। अगर आप नदी के किनारे जाएंगी, नदी का जो मूल स्वरूप है, जो उसकी लंबाई, जो चौड़ाई, लंबाई तो नहीं, लंबाई तो है, जो चौड़ाई, जो गहराई है, वो नाला में तब्दील हो चुका है। कौन जिम्मेदार? इसके लिए सरकार की नीति जिम्मेदार है। और आज के युग में, आज जो टेक्नोलॉजी का युग है, और इसमें ये कहना कि नदी का सफाई हम नहीं करा सकते हैं, नदी को चौड़ा नहीं कर सकते, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने अभी देखा होगा पोकोसी का बांध टूटा और दरभंगा का कई गांव तबाह व बर्बाद हो गया। आखिर क्यों टूटा? अगर आप बीरपुर बैरेज जाएंगे, मैं अभी हाल में गया था अभी, और उसके अगल बगल के एरिया को देखेंगे नदी का, जहां से पानी फ्लो करके निकलता है, सभी में बालू भरा हुआ है। अगर उस बालू को सरकार समय रहते उसको निकाल करके बांध पर दे दे, तो बांध की ऊंचाई भी 4 फीट ऊपर हो जाएगी और पानी फ्लो नहीं करेगा, पानी नहीं रसेगा, जिससे जनता की भलाई होगी। लेकिन सवाल एक ये होता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आज की जितनी सरकारें हैं, ये मिलीजुली सरकारें सिर्फ जात पात के नारे पे वोट ले रही है। जनता के विकास के बारे में, जनता का डेवलपमेंट कैसे हो, उनका आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, रोजगार कैसे मुहैया हो, इस बारे में कुछ नहीं सोचती है। आईटी सेक्टर को हिंदुस्तान का तबाह कर दिया गया सरकार के द्वारा, जिससे करोड़ों लड़के बेरोजगार हो गए। लेकिन इन लोगों को इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है कि रोजगार कैसे नौजवानों को मिले और रोजगार के साधन। ये देश मेन पावर का देश है, यहाँ पर मेन पावर को काम देना है, न कि टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, आप बढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप मेन पावर को बेरोजगार ना करें। आप आधार कार्ड को आप मोबाइल से जोड़ कर करके करोड़ों लड़के को बेरोजगार कर दिया, जिसके चलते आज साइबर क्राइम चरम सीमा पर है, जिसका कोई पकड़ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में। सारा साहब, बिल्कुल अवैध साहब रोजगार की बात करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद या छोटे मोटे जो भी झोला छाप नेता हो, जब मंच पर माइक पकड़ते हैं, उसको लगता है कि ये राजा बन गए, शासन तैयार करने लगते हैं। लेकिन आपने हमेशा ये देखा होगा कि रोना रोते हुए हर एक विधायक, सांसद या मंत्री या पूरे सिस्टम को देखते होंगे कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। आपने इस किले को बर्बाद कर दिया, 10,000 लोग बेरोजगार हो गए। आपने कटिहार मिल को, जूट मिल को देखा, दोनों को मैंने कवर किया है। न्यू मिल और पुराने मिल, दोनों मिल, जूट मिल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अंदर से जो पार्ट्स पुर्जे हैं सबको बेच दिया गया। तमाम चीज़ों को मैंने, चीनी मिल देखा मैंने, है ना, तमाम चीज़ों को ग्राउंड रिपोर्ट मैं 1 साल के अंदर कर चुकी है। देखिए, चीनी मिल एक मधुबनी में नहीं, आपके पूर्णिया जिला में भी एक चीनी मिल था। हाँ, मैं गई हूँ, वहाँ भी गई। हाँ, भी गई होंगे आप। सारे चीनी मिल सरकार के उदासीन नीति और कर्मचारियों से अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से बंद है, और जिसके चलते लाखों किसान बेरोजगार हो गए। दूसरा जूट मिल, पारंपरिक खेती को छोड़ कर दूसरी खेती की ओर जाना, ये कितना बड़ा रिस्क है। नए कारोबार में क्या रिस्क होता है ये समझ सकते हैं। आज ये जो इलाका है, कोसी कमिश्नरी जो है, या ओल्ड पूर्णिया जिला या पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा जिला का एरिया जो है, ये जूट के लिए मशहूर था हिंदुस्तान में। अब तो जूट की खेती मुझे नजर नहीं आती है। जूट का कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं था। जैसे कांग्रेस के जमाने में JCI था, FCI था, उसके द्वारा सरकारी रेट पर जूट खरीदा जाता था और किसान वहां बेचा करते थे। आज के डेट में फ्री सेल कर दिया गया, किसान को जिस ढंग से चाहे व्यापारी लूटे। अब उतना ही नहीं, अभी हाल की कहानी बता देता हूँ। यहाँ के लोग मक्के का खेती पकड़ लिया है। आज मक्के का बीज
व्यापारी क्या उपलब्ध करा रहा है वो अप्रूव्ड है या नहीं, सरकार देखने वाला नहीं है। कालाबाजारी बहुत ज्यादा है। 2600 रुपये में जो बीज मिल रहा था वो 3500 से लेकर 4000 रुपये में भी बीज मिल रहा है मकई का। मनमानी रेट है, कोई देखने वाला नहीं है। खाद का मनमानी रेट है, कोई देखने वाला। सरकार सिर्फ टीएडीए लेने के लिए है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे उसके जो मंत्री भी हों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको टीएडीए के अलावा, लफबाजी के अलावा जनता के हित में काम करने का कोई सोच नहीं है, न कोई इरादा है, न ही वो उसके बारे में फिक्रमंद है। वो जानते हैं कि जात पात का नारा देकर वोट दे ही देगा, दारू पिला देंगे, रुपया देंगे, वोट हमको दे ही देगा, तो मैं काम क्यों करूं। आज इस इलाके का किसान का बच्चा जिसके पास 20 बीघा जमीन, उसका बच्चा भी दिल्ली, पंजाब, भदोही में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। अफसोस की बात है और सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि किसान का बच्चा आज ठेला चला रहा है, सब्जी बेच रहा है दिल्ली के अंदर में। किसी मंत्री का बच्चा क्यों नहीं बेचता है, फिर ठेला क्यों नहीं चलाता है, क्यों ऐसा? मंत्री का बेटा लबाजी कर करके पैसा कमा ही रहा है। उसको हर एक काम में पहले कमीशन चाहिए। अगर आज ये किला में हम लोग खड़े हुए हैं, इसका चुनौतार करने में अगर ये बात पता चल जाए कि मंत्री जी को 10% कमीशन पहले दे दिया जाएगा, आज इस किला का विकास हो जाएगा। तब विकास होगा। तब विकास होगा। पहले कमीशन चाहिए उनको। उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे और हमारे बच्चे यहाँ झंडा लेकर तो घुमाते रहेंगे और नफरत फैलाते रहेंगे। मजदूरी उसका करेंगे, उसका दरवाजा साफ करेंगे। इसी में वो खुश है कि हम विकास कर दिया। तुम्हारे दरवाजा, तुम्हारे बेटा को 200 रुपया पर डे तो हम दे रहे हैं ना, झंडा उठाने के बड़ा विकास क्या होगा। झंडा उठवाने के लिए 200 रुपया दे रहे हैं ना, एक टाइम पेट भर के खाना दे दिया और 2 दिन तक घूम रहे हैं। इसमें बदलाव जनता को भी करना होगा, जनता को भी सोचना होगा कि हमको अपने भला के लिए जात पात के इस उठ कर करके विकास के नाम पर हम वोट करें और विकास पर ही वोट दें, न कि जात पर हम वोट दें।